नमस्कार दोस्तों, अनप्रोफेशनल एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दिस इज़ मी राजीव रंजन सिंह। ये मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्राउन पब्लिकेशन की बिहार जनरल नॉलेज की जो बुक है उसको कवर कर रहे हैं। यह बुक जो है बिहार रिलेटेड सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप बिहार रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए अपियर हो रहे हैं, तो आपको यह बुक पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर आप ये वीडियो लेक्चर जो है अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छे से इसको देख लेते हैं, तो आपको फिर यह बुक अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हम लोगों ने सारे जो टॉपिक्स है और चैप्टर्स है वो हमने कवर किए हुए हैं। सो पिछले वीडियोज़ में हमने पोस्ट मॉडर्न एम्पायर को कवर किया था, और उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं जो कि इस बुक में थे उसको भी कवर किए थे। पोस्ट मॉडर्न एम्पायर में जो लेक्चर में मैंने वही ये बताया था कि जो पोस्ट मॉडर्न एम्पायर रूल है, यानी कि जब मॉडर्न एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ तो उसके अलग अलग एरिया में जो भी एम्पायर था, जो भी रूल था, उसके जगह पे नया नया जो रूलर्स है, डायनेस्टीज है, वो सामने निकल करके आए। तो पोस्ट मॉडर्न यानी कि जो मॉडर्न एम्पायर है वो एक छोटे से रीजन में तो था नहीं, सिर्फ मगध में तो था नहीं, वो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया और इसके अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान यहाँ तक फैला हुआ था। तो काफ़ी बड़ा जो साम्राज्य था मॉडर्न एम्पायर का। तो जब वो डिसइंटीग्रेट हुआ था तो अलग अलग रीजन्स में, साउथ में अलग से, वेस्ट में अलग से, तो अलग अलग रीजन्स में नए नए डायनेस्टी जो है वो रूल करने के लिए वहाँ पर सामने आए। तो हमने जो पढ़ा है पोस्ट मॉडर्न एम्पायर, जो पिछला लेक्चर है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मगध के ऊपर किस डायनेस्टीज का रूल हुआ पोस्ट मॉडर्न एम्पायर में, उसके बारे में। तो हमने वहाँ पर पढ़ा था शुंग वंश के बारे में, उसके अलावा कण्व वंश था, कनिष्का का रूल था, तो हमने सिर्फ उनके बारे में पढ़ा था। लेकिन जो अदर रीजन्स में नए नए जो रूलर्स निकल करके सामने आए, उनके बारे में हमने नहीं पढ़ा था। और वैसे भी क्योंकि वो बिहार रिलेटेड नहीं थे, इसलिए उसको इस चैप्टर में इंक्लूड नहीं किया गया था। बट मैंने बोला था कि उनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं, वो लोग हम जरूर कर लेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट हो जाता है इसी के संदर्भ में। तो इसलिए हम लोग पूरा चैप्टर उनके बारे में तो कंप्लीट नहीं करेंगे, बट उनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है उसको जरूर कवर कर लेंगे। तो उसी एमसीक्यूज को लेकर के आज मैं आपके सामने आया हूँ। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग उनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज है उसको कवर कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि जो यवनिका, जो कि कॉटन होता है, वॉज इंट्रोड्यूस इन द इंडियन थिएटर्स। तो इंडियन थिएटर में जो कॉटन यूज होता है, जैसे कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो उसमें पर्दा खुलता है, या फिर प्रोग्राम खत्म होने के बाद जो पर्दा होता है वो बंद होता है। तो वो जो पर्दा है इंडियन थिएटर में, वो किसने इंट्रोड्यूस किया? आपके सामने ऑप्शन है कि शक ने इंट्रोड्यूस किया, पार्थियंस ने, ग्रीक ने, या फिर कुषाण ने। तो दोस्तों जो कर्टेन है थिएटर में, उसको ग्रीक्स ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। जो ग्रीक्स रूलर्स हैं, उन्होंने इंडिया में जो कर्टेन है, कर्टेन का यूज थिएटर में, उसको इंट्रोड्यूस किया था। प्री मॉडर्न एम्पायर के खत्म होने के बाद जो फॉरेन रूलर्स आए थे, ये चारों के चारों जो है वो फॉरेन रूलर्स हैं। ये चारों जो है वो फॉरेन रूलर्स हैं, क्योंकि मॉडर्न एम्पायर के बाद इंडिया पर लगभग लगभग क्या 4 फॉरेन रूलर जो है उन्होंने अलग अलग समय पर इन्वेजन किया था। सबसे पहले आपके ग्रीक्स ने इन्वेजन किया था, उसके बाद उसको शक ने रिप्लेस किया, फिर पार्थियंस, और फिर सबसे लास्ट में कुषाण। तो ये चारों जो है वो फॉरेन रूलर्स हैं जो उन्होंने इंडिया में आकर के रूल किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग्रीक्स। ग्रीक्स ने जो है उन्होंने इंडियन थिएटर में पर्दा जो होता है कर्टेन, उसको इंट्रोड्यूस किया था। दोस्तों अभी हम लोग जितने भी एमसीक्यूज करेंगे ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन बस ऐसे ही हैं, सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चंस और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि उनके आने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अधिक होते हैं। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेकंड।
अगला क्वेश्चन है कि हु आर द फर्स्ट किंग टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। गोल्ड कॉइन्स इशू करने वाले इंडिया में कौन से रूलर हैं। गोल्ड कॉइन्स के बारे में दो कॉन्सेप्ट हैं, याद रखिएगा कि गोल्ड कॉइन्स के बारे में दो कॉन्सेप्ट। अगर गोल्ड कॉइन्स पूछे कि सिर्फ गोल्ड कॉइन्स किसने इंट्रोड्यूस किया और इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक बातें वहां पे ना लिखी हो, तो सीधा सीधा आपको मार्क उसके लिए ऑप्शन टिक करना है इंडो ग्रीक्स, क्योंकि इंडो ग्रीक्स ने गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। बट ये जो गोल्ड कॉइन्स था वो रेगुलर यूज के लिए नहीं था, वो पब्लिक यूज के लिए नहीं था। सिर्फ और सिर्फ जो राजा होते थे या फिर उससे रिलेटेड जो लोग हैं वो लोग इसको यूज करते थे। ये पब्लिक यूज के लिए जो कॉइन्स थे वो नहीं थे। तो सिर्फ अगर गोल्ड कॉइन्स पूछता है और कुछ स्पेसिफाई नहीं करता है कि वो गोल्ड कॉइन्स किससे रिलेटेड है क्या है, तब तो आपको इंडो ग्रीक जो है वो टिक करना है। बट अगर पूछे कि रेगुलर यूज के लिए, अगर लिखे कि रेगुलर यूज के लिए गोल्ड कॉइन्स किसने किया था, तो उसका आंसर हो जाएगा कुषाण। कुषाण ने, कुषाण वंश ने जो है वो रेगुलर यूज के लिए गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किया था। क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ गोल्ड कॉइन्स के बारे में पूछा था, गोल्ड कॉइन्स किसने इंट्रोड्यूस किया, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडो ग्रीक्स ने। इंडो ग्रीक जो थे उन्होंने गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुआ द कंटेम्प्रेरी ऑफ कनिष्का। कनिष्का के कंटेम्प्रेरी कौन है। अगर जिन लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर जो है वो देखा है तो वो इसका आंसर काफ़ी आसानी से कर देंगे, क्योंकि पिछले ही लेक्चर में मैंने बताया था कि कनिष्का के कंटेम्प्रेरी कौन कौन थे, या फिर कनिष्का की जो कोर्ट है, कनिष्का कोर्ट में कौन कौन से इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज रहते थे उस वक्त। तो कनिष्का कोर्ट में जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी रहते थे उनमें से है, पहला तो नागार्जुन, नागार्जुन है। दूसरा है अश्वघोषा, अश्वघोषा को वो पाटलिपुत्र से ले गया था। तीसरा है वासुमित्रा, वासुमित्रा के ही प्रेसिडेंशियलशिप में जो चौथा बौद्ध संगति हुआ था, बौद्ध काउंसिल था, वो हुआ था। उसके अलावा चरक एक फिजिशियन थे, काफ़ी जाने माने फिजिशियन चरक। और उसके अलावा एक है पारशु। तो ये 5 इम्पोर्टेंट फेमस पर्सनालिटीज हैं जो जो कनिष्का के कोर्ट में रहते थे। तो इन पांचों में से अगर ऑप्शंस देखा जाए तो हमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें नागार्जुन है, अश्वघोष है और वासुमित्र है। तो ये ऑप्शन पहला जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इन कनिष्का पीरियड वॉज इन द फील्ड ऑफ। कनिष्का पीरियड के समय में जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था वो किस क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन है कि रिलीजन के क्षेत्र में, तो रिलीजन तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो प्रिडोमिनेंट था वो बुद्धिस्ट ही था। आर्किटेक्चर के क्षेत्र में हुआ था, लिटरेचर या फिर आर्ट के क्षेत्र में। तो इसके आंसर सीधा सीधा आर्ट हो जाएगा, क्योंकि कनिष्का के समय में जो आर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फला फूला। तो आर्ट में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को मिला था कनिष्का के रूल में, कुशाना पीरियड में। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा डी, आर्ट। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कनिष्का। कनिष्का की कैपिटल कहाँ पर था। कनिष्का ने अपनी 2 जगह पर कैपिटल बनाई हुई थी। एक था पुरुषपुर, पुरुषपुर जो अभी का पेशावर है, और दूसरा इसका एक कैपिटल था मथुरा। मथुरा से हमें काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस और काफ़ी सारे एविडेंसेस मिले हैं कनिष्का रूल के। तो ये दोनों ही हैं, एक है आपका पुरुषपुर, दूसरा है मथुरा। तो इन दोनों में से भी अगर देखा जाए तो जो ज़्यादा वेटेज रखता है, जो ज़्यादा मतलब बेहतर था, वो है पुरुषपुर। तो अगर इन दोनों में से ऑप्शंस में है तो आप पुरुषपुर टिक कीजिएगा। अदरवाइज ये दोनों जो है, अगर पुरुषपुर ना हो, अगर मथुरा दिया हो तो मथुरा ऑप्शन करना भी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये दोनों जगह जो है वो कैपिटल था कनिष्का के लिए। तो इसमें ऑप्शंस में दोनों दिया हुआ है, पुरुषपुर भी दिया हुआ है और मथुरा भी दिया हुआ है। जब दोनों ऑप्शन दिया हो तो हम पुरुषपुर को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंस वाइज देखें तो पुरुषपुर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू मथुरा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए पुरुषपुर, और क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हो जाएगा डी, आर्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि सेंट थॉमस इज सेड टू हैव कम टू इंडिया इन टू प्रोपोगेट क्रिश्चियनिटी ड्यूरिंग द reign ऑफ। सेंट थॉमस जो है वो इंडिया में आया था क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने के लिए, और सेंट थॉमस ने तमिलनाडु में अपना एक चर्च भी जो है वहाँ पर इस्टेब्लिश किया था उसी दौरान, यानी कि फर्स्ट एडी में ही, पहले एडी में ही जो है इंडिया में चर्च जो है वो बन चुका था, पहले एडी में ही। ऐसा नहीं कि जब अंग्रेज आए या फिर जब यूरोपियंस इंडिया में आए तब जा करके क्रिश्चियनिटी का इंडिया में स्टार्टिंग हुआ। तो स्टार्टिंग बड़े पैमाने पर तो उन्हीं समय हुआ था, बट अगर शुरुआत की बात करें तो पहले एडी से शुरुआत हो चुकी थी। पहले एडी में ही इंडिया में जो है वो पहला चर्च जो है वो खोला जा चुका था। वैसे ही अगर हम लोग मस्जिद की बात करें तो इंडिया में जो मस्जिद है पहली वो 629 629 या 31 इसी के आसपास जो है वो इंडिया में सबसे पहली मस्जिद जो है वो बनाई जा चुकी थी केरला में। तो दोनों जो पीरियड है, जैसे ये पीरियड आप देखेंगे तो पैगंबर हजरत मोहम्मद का पीरियड है, ये जो पीरियड है इसी पीरियड में, इसी दौरान, इसी सेंचुरी में यीशु मसीह का जो है वो जन्म हुआ और उनका देहांत हुआ। तो उसी समय का दोनों पीरियड है, और इसी समय में दोनों के पीरियड में इंडिया में जो है वो चर्च और जो है ये मस्जिद जो है वो दोनों खोले जा चुके थे। तो क्वेश्चन ये है कि सेंट थॉमस जब इंडिया में आया तो किसने उसको अलाउ किया इंडिया में आकर के क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने के लिए। आपके पास ऑप्शंस है सेनगुतवन, चेरा, कराईकल चोला डायनेस्टीज के, नेंदजुलियन पांड्याज के, या फिर गोंडा फर्नेस पार्थियंस के। तो इन चारों में से किसने किसने अलाउ किया। देखिए इन चारों में से जो अलाउ किया, जैसे कि इंडिया के जो नॉर्थ वेस्ट है उस समय उसका रूल था नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो वो थे गोंडा फर्नेस, इन्हीं का रोल था। इन्होंने शक जो है उसको रिप्लेस करके अपना रूल जो है वो इस्टेब्लिश किया था। एंड गोंडा फर्नेस या फिर जो ये पूरा का पूरा पार्थियन रूलर है ये ईरान से बिलोंग करते थे, ये एक ईरानियन रूलर थे। तो इन्होंने ही अपने शासनकाल में सेंट थॉमस को अलाउ किया कि वो इंडिया आ सके और आकर के अपनी क्रिश्चियनिटी के जो है वो चाहे तो प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, गोंडा फर्नेस पार्थियन रूलर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु स्टार्टेड द शका एरा एंड व्हेन। शक एरा स्टार्ट करने वाले जो थे वो हैं कनिष्का ने शक एरा जो है वो स्टार्ट किया था। कनिष्का ने जब गद्दी अपनाई थी, गद्दी जब उसको मिला था 78 एडी में, तब उसके बाद से उसने एक नया एरा स्टैब्लिश किया दैट इज नोन एज शका एरा। एंड इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसी एरा को या फिर इसी कैलेंडर को, शक कैलेंडर जो है उसको अपनाया हुआ है। 1950 में उसने इंडियन गवर्नमेंट ने इसे अपनाया था। इंडियन गवर्नमेंट दो कैलेंडर्स पर काम करती है, दो कैलेंडर्स के साथ काम करती है। एक है आपका शक कैलेंडर जिसमें कि जो हिंदी महीने हैं बैसाख चैत ये सारे जो है वो स्टार्ट होता है, ये सब शक कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। जिसका स्टार्टिंग होता है वो मार्च से होता है महीने का, तो बैसाख से स्टार्ट होता है। एंड जो दूसरा है वो आपका है इंग्लिश कैलेंडर, यानी कि जो ग्रीगोरियन कैलेंडर है वो इंडिया की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली उसको अपनाया हुआ है। तो इसके ऑप्शंस हो जाएंगे वो स्टार्टेड शक एरा, तो कनिष्का 78 एडी में शक एरा जो है वो स्टैब्लिश हुआ था। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अलग अलग रूलर्स ने अपने अपने एरा में अलग अलग एरा जो है वो स्टार्ट किया था। जैसे एक विक्रमादित्य थे, उसने विक्रम संवत का स्टैब्लिश किया। जो इस्लाम धर्म में थे उन्होंने हिजरी संवत या फिर हिजरी कैलेंडर है उसको स्टैब्लिश किया। तो अलग अलग कैलेंडर्स जब जिसका रूल हुआ उसके अकॉर्डिंग उसने चलाया था। तो इसमें इम्पोर्टेंट है आपका ये शक संवत हो जाएगा। उसके अलावा एक विक्रम संवत होता है, उसके अलावा हिजरी कैलेंडर होता है, ग्रीगोरियन कैलेंडर होता है। तो ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट कैलेंडर्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन तो हो जाएगा कनिष्का 78 एडी, शक संवत इसकी शुरुआत इसी ने की थी। इसका ऑप्शन हुआ डी, और उसके बाद इसका भी डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि चरक जो है वो किस के कोर्ट में थे। तो पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि चरक जो है वो कनिष्का के कोर्ट में थे। अगला क्वेश्चन है कि विच प्लेसेस द हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्का वाज फाउंड।
हेडलेस स्टैचू जो कनिष्का का है वो हमें मिलता है मथुरा से। मथुरा जो कि दूसरा कैपिटल था कनिष्का का। और यहाँ पर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एविडेंसेस कनिष्का के रूल के मिले हैं। यहाँ से हमें पॉइंट्स मिलते हैं, स्कल्पचर्स मिलते हैं कनिष्का के समय के, उस समय के जो पहनावा होते थे उस तरीके के पहने हुए कुछ हमें मूर्तियाँ भी मिली हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साइट मथुरा कनिष्का रूल के लिए। तो एक हेडलेस स्टैचू हमें कनिष्का का मिलता है, वो भी मथुरा से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न एम्पायर वाज फॉलोड बाय सीरीज ऑफ इन्वेजन्स एंड फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया। काफ़ी सारे फॉरेन इन्वेजन्स हमें देखने को मिले थे मॉडर्न एम्पायर का डिस्ट्रक्शन के बाद। तो उनमें से सबसे पहले किसने किया, बाद में किसने किया? तो सबसे पहले जो इन्वेजन किया था वो था आपका ग्रीक, बैक्टीरियन ग्रीक्स, या फिर इसको इंडो बैक्टीरियन भी बोलते हैं, इंडो बैक्टीरियन। दूसरे बार में आए थे शक। तीसरा जो किया था वो थे पार्थियंस, जिसने कि शक को रिप्लेस किया था। और उसके बाद लास्ट में आया था कुषाण आए थे। तो पहले थे इंडो ग्रीक्स आए थे। इंडो ग्रीक्स के सबसे जो ग्रेट रूलर है वो थे मिनांडर है। और मिनांडर के साथ कोई एक बौद्धिस्ट मॉन्क थे जिनके बीच का कन्वर्सेशन, नागसेन के बीच का कन्वर्सेशन, मिनांडर एंड नागसेन, मिनांडर एंड नागसेन, इन दोनों के बीच का एक कन्वर्सेशन है जिसको एक बुक में कंपाइल किया गया था। उस बुक का नाम है मिलिंद पन्हो। और इसको कंपाइल किया था खुद नागसेन ने मिलिंद पन्हो मिनांडर को जो है वो बौद्ध धर्म में कन्वर्जन कराया था, बौद्ध धर्म इसको अपनाया था। तो ये जो बुक है काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है मिलिंद पन्हो, जिसमें कि नागसेन और मिनांडर के बीच का जो कन्वर्सेशन होता है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से कंपाइल करके लिखा हुआ है। तो पहले जो इंडो बैक्टीरियन रूल था उसके सबसे जो इम्पोर्टेंट रूलर थे वो थे यही आपके जो मिनांडर है, या फिर इसको मिलिंदा भी बोलते थे। इनके बीच का जो कन्वर्सेशन है वो मिलिंद पन्हो में लिखा हुआ है। दूसरे थे शक था। शकों ने जो इंडो ग्रीक्स थे उसको रिप्लेस किया। उसके बाद पार्थियंस है, इन्होंने शक को रिप्लेस किया। पार्थियन के सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट रूलर थे, उनका नाम था गोंडा फर्नेस, जो ईरानियन रिलेटेड थे। तो ये जो पार्थियन रूलर है ये ईरान से रिलेट करते थे, ईरान से इनका संबंध था। और इनके जो इम्पोर्टेंट रूलर का नाम था वो था गोंडा फर्नेस। उसके बाद फिर आता है कनिष्का में भी 3 इम्पोर्टेंट रूलर्स हुए हैं। एक था कैडाफिसिस 1, उसके बाद कैडाफिसिस 2 जिसको वेमा कैडाफिसिस भी बोलते हैं, और तीसरा इसका जो बेटा है कनिष्का। ये 3 इम्पोर्टेंट रूलर हुए हैं इनमें क्या बोलते हैं कुषाण वंश में, कुषाण डायनेस्टी के 3 इम्पोर्टेंट रूलर हैं। तो कैडाफिसिस 1 जो है वो कुषाण डायनेस्टीज के इस्टेब्लिशमेंट यानी कि जो फाउंडर है। और अंतिम रूलर आप कह सकते हैं कनिष्का, क्योंकि कनिष्का को फिर एक चाइनीज कमांडर है उसने इसको हरा देता है, और फिर वहाँ पर से इनका रूल जो है वो समाप्त हो जाता है। तो ये 4 हैं सीरीज वाइज जो इंडिया पर इन्वेजन किए थे। तो सबसे पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंडो बैक्टीरियंस। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए इंडो बैक्टीरियंस। सबसे अंतिम पूछता तो हो जाएगा कुषाण वंश, क्योंकि उस पीरियड में कुषाण वंश जो था वो सबसे आखिरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच चाइनीज जनरल डिफीटेड कनिष्का को हराने वाला चाइनीज जनरल वो कौन था? तो वो चाइनीज जनरल थे आपके पेन चाओ ने कनिष्का को हराया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Who of the following did not adorn the court of कनिष्का? कौन है जो कनिष्का के कोर्ट में नहीं थे? तो अश्वघोषा थे बिल्कुल,
अश्वघोषा भी थे, पारश्व भी थे, व सुमित्रा भी थे। ये तीनों जो थे वो उनके दरबार में थे। विशाखदत्त जो थे वो उनके दरबार में नहीं थे। विशाखदत्त जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय, ये चंद्रगुप्त जो है वो गुप्ता वंश के हैं, मौर्य वंश के नहीं है। ये चंद्रगुप्त जो है वो गुप्ता वंश के हैं, और गुप्ता वंश के ही गुप्ता चंद्रगुप्त द्वितीय के जो कोर्ट है उसमें विशाखदत्त थे। लगभग 4वीं और 5वीं एडी की बात है। और इन्होंने एक बुक भी लिखी है, उसका नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस बुक भी लिखी है। इसमें चंद्रगुप्त और जो खनानन था उनके बीच में हुए वॉर के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्क्रिप्शन हमें उसके बारे में मिलता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विशाखदत्त। अगला क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ सातवाहना वाज लोकेटेड एट। सातवाहना का कैपिटल कहाँ पर था? सातवाहना का जो देखिए, सातवाहना को आंध्रा से भी आइडेंटिकल माना जाता है। इसको देखते देखिए, जो सातवाहना है, सातवाहना, इसके बारे में ये बताया गया है कि जो मगध के जो रूलर्स हैं, कन्नव वंश के जो सबसे लास्ट रूलर, उसको सातवाहना ने ही हरा करके मगध पर रूल इस्टेब्लिश किया था। यानी कि कन्नव वंश के बाद अगर मगध पर कोई आया था तो वो थे आपके सातवाहना। बट इस बात के एविडेंस हमें काफ़ी कम मिलते हैं कि सातवाहना ने कभी पटना के ऊपर या फिर मगध के ऊपर रूल किया है। बट पुराण में हमें आंध्रा के बारे में जिक्र मिलता है, जिसमें ये लिखा गया कि आंध्रा जो है वो कन्नव वंश के बाद मगध पर रूल करते हैं। इसलिए सातवाहनास और आंध्रास को सिमिलर माना जाता है। ये माना जाता है कि ये जो दोनों हैं, सातवाहनास और आंध्रास, दोनों एक ही हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सातवाहना है, सबसे पहले इनका जो ओरिजिन है वो आंध्र प्रदेश में नहीं था, उस रीजन में नहीं था, बल्कि ये लोग सबसे पहले इनका ओरिजिन महाराष्ट्र में था, क्योंकि इनके अर्ली इंस्क्रिप्शन हमें महाराष्ट्र से काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। तो सातवाहना का जो ओरिजिन है वो महाराष्ट्र से था। बाद में ये जो है वो आंध्र प्रदेश की तरफ शिफ्ट कर गए। इनका जो रूल है वो आंध्र प्रदेश की तरफ हो गया। तो इसमें जो ऑप्शंस हो जाएगा, जो कैपिटल है सातवाहना का वो है आपका पैथन, और ये पैथन जो है वो महाराष्ट्र में ही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा विशाखदत्त, और 13 का आंसर हो जाएगा पैथन, जो कि सातवाहना का कैपिटल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स हैज बीन मेंशन्ड एज द प्रोटेक्टर ऑफ वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम का प्रोटेक्टर कौन है? वर्ण सिस्टम, हमें पता है कि वर्ण सिस्टम जो था वो ये कहता है कि जो कास्टिज्म है वो बर्थ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो कास्टिज्म है वो आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि बर्थ के अकॉर्डिंग। यानी कि जो आपका प्रोफेशन है उसी के अकॉर्डिंग आपकी जाति होनी चाहिए, ना कि बर्थ के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर आप बढ़ई का काम करते हैं तो आपका कास्ट बढ़ई हो जाएगा, अगर आप लोहार का काम करते हैं तो आपका जो जात है, कास्ट है, वो लोहार का होगा। अगर आप घर बनाते हैं तो आपका जो जाति होगी वो राजमिस्त्री, यानी कि जो बनाते हैं उनकी होगी, ना कि बर्थ के अनुसार से, कि जन्म के अनुसार अगर आप राजपूत के घर पैदा होते हैं तो आपकी जाति भी राजपूत हो गई। तो ऐसा उस समय वो वर्ण व्यवस्था में नहीं था। वर्ण व्यवस्था जो थी वो प्रोफेशन के ऊपर, वर्क के ऊपर आधारित थी। तो इसको किसने बचाने की कोशिश की, या फिर इसको किसने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की? ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंगा, खारवेल, गौतमीपुत्र सतकर्णी, या फिर वासुदेव। इसका ऑप्शन हो जाएगा खारवेल। खारवेल कौन है, अभी हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सारे रीजन्स में अलग अलग रूलर्स और डायनेस्टी इस्टेब्लिश होने के साथ साथ कलिंगा में भी एक नई जो डायनेस्टी है वो इस्टेब्लिश हुई थी। मौर्य डायनेस्टी के बाद कलिंगा के बारे में कुछ समय तक काफ़ी ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, बट फर्स्ट एडी में हमें पता चला कि कनिष्का में एक नए रूलर डायनेस्टी जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था, और वो डायनेस्टी था आपका चेदी रूल जो है वो इस्टेब्लिश हुआ। और चेदी के जो तीसरे रूलर, जो कि इस डायनेस्टी के काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर भी रहे, ग्रेट रूलर रहे,
वो थे आपके खारवेल। खारवेल थे, और इन्हीं इन्हीं ने जो है ये जो सिस्टम है वर्ण व्यवस्था का उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी, उसको बचाने की कोशिश की थी। तो इसका ऑप्शन वैसे तो खारवेल हो जाएगा। एंड खारवेल जो है वो चेदी जो राजा है कलिंग के ऊपर जो चेदी रूल है उससे बिलोंग करते हैं, उनसे रिलेटेड जो ये भी जो है वो एक किंग थे। एंड तो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपका हो जाएगा इसका खारवेल। खारवेल इम्पोर्टेंट, ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है इनके जो इंस्क्रिप्शन है, इसको हम लोग हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, याद रखिएगा कि हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो है वो किस रूल से डायनेस्टीज है, किस राजा से डायनेस्टीज है, तो वो है खारवेल से। खारवेल का इसको इंस्क्रिप्शन से बोलते हैं, और ये चेदी जो रूल डायनेस्टी है उससे बिलोंग करते हैं, और इनका जो रीजन रहा है वो है कलिंगा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कॉल्ड बाय विंध्य अधिपति। विंध्य अधिपति के नाम से किसको जानते हैं? विंध्य अधिपति के नाम से हम लोग अशोक को जानते हैं। अशोक जो है वो विंध्य अधिपति कहलाते थे। तो कुछ इसमें था नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप फर्स्ट इट स्टार्टेड इन इंडिया बाय। जो मिलिट्री गवर्नरशिप है इंडिया में सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? तो कुछ ज़्यादा इसमें डिस्कस करने के लिए नहीं है। मिलिट्री गवर्नरशिप स्टार्ट करने वाले जो सबसे पहले थे वो ग्रीक्स थे। ग्रीक्स ने इंडिया में मिलिट्री गवर्नरशिप जो है वो स्टैब्लिश किए थे। इसमें कुछ खास डिस्कस करने के लिए नहीं है, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा इसका ग्रीक्स। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन्स फॉर रेगुलर यूज। तो जब भी रेगुलर यूज के लिए पूछे कि रेगुलर यूज के लिए किसने गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किया, तो उसका हो जाएगा कुषाण वंश। और कुषाण वंश यानी कि कैडाफसिस। तो ये विम कैडाफसिस नहीं, क्योंकि ये दूसरे रूलर थे, कैडाफसिस 2। कैडाफसिस 1 ने इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि कुजूल कैडाफसिस। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी कुजूल कैडाफसिस, और इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ग्रीक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द कैपिटल ऑफ कदम्बा किंग was। ये क्या क्वेश्चन है? द कैपिटल ऑफ कदम्बा किंग, तंजौर, वनासी होना चाहिए, वनवासी लिखा हुआ है, कांची और बादामी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लग रहा है, इसको देखना पड़ेगा, या तो ये मिसप्रिंट है या फिर कुछ और। इसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कदम्बा किंग कौन सा था? चलिए इसको रखते हैं, इसको अलग से डिस्कस करेंगे। इसको अच्छे से चेक करके कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो इसमें, क्योंकि कदम्बा रूलर्स ऐसा तो कुछ पढ़ा नहीं है मैंने। कदम्बा किंग, इसको देखते हैं आगे में चल करके। अगर कुछ इससे रिलेटेड होगा तो उसको कमेंट में पिन कर दूंगे हम, आप उसको देख लेना। द थर्ड संगम वाज हेल्ड एट। तो तीसरा संगम है वो कहाँ पर हुआ था? तीसरा संगम जो तीसरा संगम है वो हुआ था आपका मदुरई में। तीन अलग अलग जो संगम है, जो संगम युग है, संगम एरा है, उसमें तीन अलग अलग मीटिंग हुए थे, उसी को संगम बोलते हैं। तो जो तीसरा हुआ था, जो सबसे अंतिम में था, वो आपका मदुरई में था। तो मदुरई में तीसरा संगम हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द पदित्रुपुट्टू इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स इन द प्रेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स। जो पदित्रुपुट्टू है वो एक पोएम्स का कलेक्शन है। तो ये जो है वो किस राजा के प्रेज में है, किस राजा की प्रशंसा में ये जो है वो लिखा गया था? ऑप्शन है चेरा है, चोला है, पांड्या, या फिर नन ऑफ दीज है। तो ये जो पोयम है ये लिखा हुआ था, ये चेरा जो रूलर हैं उनके प्रेज में लिखा हुआ एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है पाटलिपुट्टू। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए चेरा। जो संगम एरा है उसमें जो इम्पोर्टेंट आपके जो डायनेस्टीज थे वो चेरा है, चेरा डायनेस्टी। चेरा डायनेस्टी जो है वो केरला के जो रीजन है अभी उसमें रूल करते थे। दूसरा है आपका चोला।
चोला जो है वो तमिलनाडु का कुछ एरिया और तमिलनाडु का जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड है वहाँ पर रूल करते थे, यानी कि नॉर्थ ईस्ट ऑफ तमिलनाडु। उसके बाद तीसरा जो है वो पांड्यास है। पांड्या जो है वो तमिलनाडु के रीजन में रूल करते थे। और इसके बाद पांड्या के बाद एक लास्ट आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं, दैट इज़ द पल्लव। पल्लव ने जो चोल डायनेस्टीज हैं उसको हरा करके वहाँ पर रूल जो है वो अपना इस्टेब्लिश किए थे। तो ये चार जो है वो संगम एरा के इम्पोर्टेंट रूलर हैं जो साउथ के थे। ये जो चारों है वो साउथ के रूलर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हु इज द ऑथर ऑफ मनी मेकलाई? मनी मेकलाई एक बुक है, तो इसका रूलर कौन है? इसका रूलर नहीं, इसका राइटर कौन है? हु वाज द ऑथर ऑफ मनी मेकलाई? तो ये जो मनी मेकलाई बुक है इसके ऑथर है आपके सथनार। सथनार जो है ये इसके ऑथर हैं। तो ये लगभग 21 क्वेश्चंस हुए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोस्ट मॉडर्न एम्पायर के, खासतौर पे वैसे जो मगध में जो सेंटर्ड नहीं है, जो अलग अलग रीजन्स में वो उभर करके सामने आए थे उनसे रिलेटेड। तो ये हमने लगभग सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। हाँ, हमने सारे क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड डिस्कस कर लिए हैं। तो ये लगभग 21 क्वेश्चन थे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे से कवर कर लेना। तो आपको जो पोस्ट मॉडर्न एम्पायर के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है, जो कॉन्सेप्ट है, वो लगभग आपको अब क्लियर हो जाने चाहिए। हमने इसका जो थ्योरी है वो तो डिस्कस नहीं करा, बट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको हमने डिस्कस कर लिया है। और क्वेश्चंस करते वक्त हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की, इससे जो थ्योरी का जो पार्ट है उसका भी काफ़ी हिस्सा जो है वो अब लगभग क्लियर हो चुका होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गुप्ता पीरियड की शुरुआत करेंगे। काफ़ी बड़ा चैप्टर है गुप्ता पीरियड, उसमें लगभग 2-3 वीडियोस तो मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ उसके जो थ्योरी पार्ट है उसमें ही चले जाएंगे, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले जो वीडियोज हैं वो उसके आप जो नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलता रहे। बेल आइकन जो है उसको ज़रूर से दबा दीजिएगा, नहीं तो फिर आपको नोटिफिकेशंस वगैरह टाइम पर नहीं मिल पाएंगे। सो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।